नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिसके पास 3 नेशनल अवार्ड है, 4 फिल्म फेयर अवार्ड है, 2 एशिया पैसिफिक अवार्ड है और जिसने अपनी शुरुआत एक हम्बल बैकग्राउंड से की थी। बिहार के एक छोटे से गांव से आए और अब वो मुंबई नगरी, सपनों की नगरी, और उस मुंबई को जीत लिया। जी हाँ, मेरे साथ मनोज वाजपेयी हैं। आपका सर स्वागत है। एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला है। थैंक यू मनोरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल उस गांव की मिट्टी से निकल के आए। मुझे पता है एक बिहार के गांव से आके बड़े शहरों में स्ट्रगल करके नाम बनाना कितना कठिन होता है। आप अपने उस जर्नी को हमारे दर्शकों के साथ जी सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। और दूसरा, वो 4 फिल्म फेयर नहीं है, 5 है। 5 नहीं नहीं, आप सही समझ रहे हैं कि जब आप गांव से निकलते हैं तो आपका संघर्ष सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। आपका संघर्ष पूरी के पूरी एक नई संस्कृति को, नई भाषा को अपने अंदर में समाहित करना होता है और उसको जीना होता है। उसको जीने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे वो सामाजिक आचार व्यवहार के रूप में हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो। तो आप अभिनेता बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं, बल्कि अभिनेता बनने बनने की दिशा में जो कोशिश होती है, जो तकनीक होती है, जो रंगमंच से होके गुजरना होता है, जिसमें हर चीज जो है उस स्तर से शुरू करनी पड़ती है कि अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई अचानक से वो सोचे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा तो उसको जो है मैथमेटिक्स में उसको पारंगत हासिल करना होगा या फिजिक्स में उसको पारंगत हासिल करना होगा। फिर आप पारंगत हासिल करने की दिशा में काम शुरू करते हैं। फिर आपको पता चलता है कि ये मतलब अनएंडिंग काम है। ना सिर्फ एक अच्छा अभिनेता बनना, बल्कि पूरे तरीके से उस पूरे शहरी वातावरण को अपने अंदर में समाना, वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो मुश्किल और होता जाता है, क्योंकि आप खारिज करने की आदत डालते हैं अपने अंदर में। हर चीज जिसको आप सीखना नहीं चाहते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, उसको खारिज करने की आदत डालते हैं। और वो मैं नहीं करना चाहता था। मैं खारिज नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि जो अच्छी चीजें हैं इन शहरों की, जो इनकी संस्कृति की, इनके आचार व्यवहार की, इनकी भाषा की, वो सीखा जाए। तो लंबी यात्रा रही है, कठिन रही है। हर पल, हर क्षण जो है बड़ा कठिन रहता है। आप भी जानते हैं मनोरंजन। आपने सही कहा, भाषा का जिक्र लोग करता नहीं है जब बहुत लोगों से बात करते हैं, लेकिन आपने सही पॉइंट बोला कि इन शहरों में जाकर के जो भाषा, और हम बिहार से आते हैं और उस भाषा में बात करते हैं तो एकदम पहचाने जाते हैं। चलिए, 2 दशक हो गए से ज्यादा हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। अब हिंदी फिल्म का भीखू महात्रे वेब सीरीज का फैमिली मैन बन गया है। इस जर्नी के बारे में बताइए। लंबी यात्रा रही है। अब 26 साल पहले मैं मुंबई शहर में आया था और मैं बैंडिट क्वीन करके आया था, शेखर कपूर जी की। तो यहाँ पे रंगमंच कई साल करने के बाद, बैंडिट क्वीन करने के बाद मैं पहुंचा था वहां पे। और काफी संघर्ष का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब आप मुंबई शहर में पहुंचते हैं, क्योंकि रंगमंच पीछे छोड़ आए हैं आप। और रंगमंच के जो दर्शक थे या निर्देशक थे या जो साथ काम करने वाले थे, उनको भी आप पीछे छोड़ चुके हैं। तो कोई जानता नहीं था कि आपके अंदर में काबिलियत क्या है। तो आप उसी कतार में खड़े थे जिस कतार में एक अचानक कोई गांव से आया हुआ है और वो भी जो है उस रोड की दावेदारी कर रहा है। तो हम फिर अचानक फिर उसी तरीके से उसी कतार में खड़े थे। 5 साल करीब लगा धीरे धीरे अपने आप को जो है लोगों तक पहुंचाने में। और फिर सत्या का रोल मिला था मुझे राम गोपाल वर्मा जी की तरफ से। उसके पहले बहुत सारे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाया था, चाहे वो गोविंद निहलानी जी हो, चाहे वो शेखर कपूर जी हो, या फिर महेश भट्ट साहब हो। लेकिन काम कहीं से उस तरीके मिल नहीं रहा था जो मुझे अपने हुनर को दिखाने का, जिसमें पूरा मौका मिले। सत्या ने मौका दिया। और अच्छी बात यह रही कि सत्या जिस तरीके से लोगों को पसंद आई और जिस तरीके से उसने एक इतिहास रचा, उससे हम सब लोगों को बहुत फायदा हुआ। वहां से मेरी गाड़ी चली। लेकिन वो भी बड़ा कठिन रहा, क्योंकि मैं विलेन बनना नहीं चाहता था उन कमर्शियल फिल्मों में। मैं चाहता था एक नई तरीके की फिल्म करूं, उन नई तरीके की फिल्मों को मैं लीड करूं और नई कहानियों को लेकर के आया जाए। और वो बहुत ही समय लगा मुझे अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित करने में। उसमें भी 10 साल करीब लग गए मनोरंजन।
तो मेरा अगला सवाल वही है कि आपकी भूमिकाओं को देख के लगता है कि आप पूरी तरह से हीरो नहीं होते हैं, एक डार्क साइड भी होता है आपके एक्टिंग में, आपके किरदार में। उसके बावजूद आप एक शरीफ भरोसेमंद आदमी की तरह दिखते हैं। इस जटिल भूमिका को कैसे निभाते हैं? पिंजर की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, गैंग ऑफ वासेपुर की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ मैंने फिल्म देखी थी, आपको मैंने मैसेज भी किया था कि इतनी अच्छी थी, सत्याग्रह की बात करें, तो ये अलग अलग रंगों को किरदार के लिए आपकी तैयारी क्या होती है? जी, तैयारी तो उसी तरीके से करता हूँ जैसे कि रंगमंच में सिखाया गया था कि भाई स्क्रिप्ट कई बार पढ़िए, फिर उसके नोट डाउन करना, उसकी सारी की सारी चरित्र चित्रण करना, और उसके लिए नोटिंग डाउन चलती है, और कई बार मेंटल नोट डाउन भी चल रहा होता है। और फिर उसके बाद उसकी बैक स्टोरी पे, हर किरदार के बैक स्टोरी पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। पहले मैं लिखता था, अब मैं लिखता नहीं हूँ, नोट डाउन करता जाता हूँ उसके 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 बैक स्टोरी पे, कि कहाँ पे पैदा हुआ, किस तरीके की परंपरा से आ रहा है, किस तरह के संस्कार से आ रहा है, कौन माँ बाप हैं इसके, किस तरीके से ये यहाँ तक ये व्यक्ति पहुंचा है। पहले जहां से स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है उसके पहले एक और स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है उस चरित्र को पूरे सेंटर में रख करके, तब जाकर के वो चरित्र आपको दिखता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है कि वो चरित्र हमारे बीच का लगे। अगर वो हमारे बीच का नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ थिएटर में जब आप फिल्म देखेंगे या टीवी पे कोई ओटीटी देखेंगे, वो आप उसको छोड़ देंगे, एक मनोरंजन की तरह से सिर्फ रह जाएगा। मेरा अपना मानना है कि जब तक चरित्र आपके बीच का नहीं लगेगा तब तक वो कुछ समय तक दर्शकों के दिमाग में नहीं रहेगा, और दर्शक उसके साथ जूझेंगे नहीं, उसको अपने दिमाग में नहीं रख पाएंगे। तो फिर मेरी इतनी मेहनत का मतलब क्या हुआ? दर्शक के साथ अगर चरित्र रहता है तो फिर सफलता है मेरी। वेब सीरीज का जमाना है और आप तो फैमिली मैन हो गए हैं, लेकिन आपने सीरियल भी किया है। मुझे याद है स्वाभिमान सीरियल आता था एक समय, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है? फिल्म जो 2 घंटे की करते हैं या फिर ये जो वेब सीरीज करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, उसकी और फिल्म की प्रिपरेशन क्या अलग होती है? देखिए, सीरियल में जब आप टेलीविजन सीरीज, जैसे बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जब मैंने स्वाभिमान किया था तो हमें पता था कि कैरेक्टर क्या है, और हर दिन हम जाते थे, हमें एक पेज मिलता था और हम याद करते थे और जाकर के हम शूटिंग कर देते थे। लेकिन सीरियल्स में इतना सारा स्टेक नहीं होता है। सीरियल्स में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक एपिसोड के बाद, एक एपिसोड की गलतियों को आप अगले एपिसोड में आप उसको पूरा कर सकते हैं। और सीरियल की शूटिंग करने के जो अपने ढंग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं ओटीटी के सीरीज जो आप देखते हैं। ओटीटी के सीरीज 9 एपिसोड या 10 एपिसोड होते हैं, इसका मतलब कि 3 फिल्में होती हैं। तो जब आप सीरीज कर रहे हैं ओटीटी पे, वो फिल्में हैं, उनकी तकनीक भी फिल्म है, उनकी क्राफ्टिंग फिल्मों की है, सिर्फ वो ओटीटी पे आ रहा है और वो एक साथ आप उसको बैठ करके देख सकते हैं या टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हैं। तो तकनीक में है, क्राफ्टिंग में, और तो जब ये सारी चीजें हैं और आपको पता है कि ये खत्म होने वाला है 10 एपिसोड के बाद, तो आपको फिल्मों की तरह से ही आपकी प्रिपरेशन होती है। सीरियल में एक एपिसोड की गलतियों को दर्शक जो है जब वो अगले दिन बैठता है तो वो माफ करता चलता है। तो यहाँ पे वो माफी नहीं मिलती है फिल्मों की। बहुत बहुत सही कहा कि अब दर्शक जो है प्रिपेयर रहता है कि 10 ही एपिसोड में खत्म होगा। 2 साल से सिनेमा घर बंद है, ओटीटी जो है नया सिनेमा हॉल है, तो आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखते हैं आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? देखिए, मनोरंजन थिएटर तो खुलेंगे, एक ना एक दिन कोरोना तो जाएगा, लेकिन जब तक जाएगा तब तक कोरोना न सिर्फ सिनेमा को बदल चुका होगा, समाज को भी बदल चुका होगा। थिएटर में जाकर के फिल्म देखने के ढंग को बदल चुका होगा। जाहिर सी बात है, जो दर्शक फिल्म देखने जाएगा वो 2 साल 3 साल ओटीटी को वो देख चुका है, अलग अलग कंटेंट को देख चुका है, तो उसकी अपेक्षाएं सिनेमा से बदली हुई होंगी। वो किस दिशा में बदलेंगी, वो क्या, किस तरह का बदला हुआ माहौल होगा, क्या बदली हुई मानसिकता होगी मनोरंजन को लेकर के उसकी, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि चीजें वैसे ही सामान्य नहीं रहने वाली हैं जैसे कि पहले थी।
और हम सिनेमा वालों को एक नए सिरे से एडजस्ट करना पड़ेगा जब हम अपनी फिल्म बनाएंगे थिएटर के लिए। ओटीटी के बारे में एक शिकायत है बहुत सारे लोगों की, गालियां होती है कुछ कंटेंट को लेके। अभी एक आपके बॉलीवुड में किस्सा भी चल रहा है, कंटेंट को लेकर के जेल भी गए। लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, अजीब अजीब से नाम जो है वो सीरीज के रखे गए हैं। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गंदी बात, एक सीरीज देख रहा हूँ, किसी ने भेजा कि इस पे सवाल जरूर पूछना। एक की टाइटल है ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड, गंदी बात 1, गंदी बात 2, मतलब अजीब वर्जिन भास्कर, क्या है ये सेंसर, क्या है इसको एक्सप्लेन? बिल्कुल नहीं, शिकायत जायज है। और एक सिनेमा कर्मी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि सवाल का मैं उत्तर दूं। ओटीटी एक बड़ा भंडार है और सिनेमा ओटीटी पे सबसे बड़ा सेंसर कौन है? सबसे बड़ा सेंसर माँ बाप है, सबसे बड़े। मेरी भी बेटी है 10 साल की, अब 11 की हो जाएगी। क्या मैं उसको देखने देता हूं ये सब? क्या वो देख सकती है? क्योंकि माता पिता के नजरों से अगर बच्चा हट करके कुछ देख रहा है तो ये बच्चे की गलती नहीं है, माता पिता की गलती है। अगर ये शिकायत आप कर रहे हैं और मैं कहूं कि नहीं ये गलत है, नहीं दिखाया जाना चाहिए, तो फिर मैं सेंसर कर रहा हूं, फिर मैं उसको एक्सप्रेशन की आजादी से उसको मैं दूर कर रहा हूं। किसी भी चीज को बंद करना उपाय नहीं है। जैसे ही आप लोगों को एक्सप्रेशन की आजादी देते हैं, वो लोग थक जाते हैं, वो आपस में ही एक मिल करके सेंसर करना शुरू करते हैं। मनोरंजन, मैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। अब बिल्कुल ये इनकी शिकायत कुछ हद तक जायज इसलिए भी है कि मैंने भी देखा है कि जहां पर गालियों के बिना काम चल सकता है, आप चला सकते हैं। गालियां तभी दी जाती हैं, चाहे फैमिली मैन में भी हम देते हैं, लेकिन आपके दर्शक को ये जान करके आश्चर्य होगा कि एक एक गाली पे बहस होती है कि क्या ये जरूरी है कि नहीं है, क्या वो उस समय की मानसिक अवस्था को सही दर्शाएगा अगर मैं ये वाली गाली यूज करूंगा। कितनी बार तो इस बात पे बहस होती है कि ये वाली गाली नहीं होगी यहाँ पे। तो हर चीज को हम क्रिएटिव ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो चरित्र है मनोरंजन, जो चाहे फैमिली मैन हो चाहे कोई और है, ये सब समाज से ही आ रहे हैं। अगर कोई कहे कि समाज में लोग गाली नहीं देते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, आपके समाज में नहीं देते होंगे, हमारे समाज में देते हैं और बहुत देते हैं। नहीं, आपने सही कहा। श्रीकांत तिवारी तो अब घर घर में पहचाना जाता है। कुछ अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, फिर एक अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे। जी, मेरी अभी फिल्म आ रही है डायल 100 और उसके ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि डायल 100 सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। डायल 100 जो टीनेजर्स हैं और टीनेजर्स जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे समाज में, और जो माता पिता टीनेजर्स को सही ढंग से पालने में जूझ रहे हैं, उनको संभालने में जूझ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी सबक वाली फिल्म है। तो ये फिल्म माता पिता जरूर दिखाएं अपने टीनेजर बच्चों को। ये एक बहुत बड़ी सीख भी है, बहुत अच्छी थ्रिलर है, बहुत ही कमाल की थ्रिलर है। यह आपको बिठाए रखेगी सीट पे, लेकिन एक बहुत बड़ी सबक भी है। चलिए, एक अंतिम सवाल। हर बिहारी के दिल में कहा जाता है कि एक नेता होता है, वो जो भी कोई फेमस होता है वो चाहता है कि नेता बने, चुनाव लड़े। आपके फ्रेटर्निटी से शत्रुघ्न सिन्हा देखिए, चाहे शेखर सुमन, कोई सफल रहे कोई सफल नहीं रहे। आपके बेतिया से देखिए प्रकाश झा साहब, आपके मन में आता है कि जाए उसी माटी में जाए और एक बार चुनाव लड़के देखें? अब मैं इसका जवाब भोजपुरी में दूंगा ताकि लोग क्योंकि वहीं से मुझे ज्यादा ऑफर आते हैं। हाँ, कि बड़ा दिन लाग गई यहाँ तक ले पहुंचे में, अब यो खत्म करेगा का। देखिए क्या है कि एक तो इतना संघर्ष करके आदमी यहां तक पहुंचा है। हम जब इंडस्ट्री में आए या हमने थिएटर शुरू किया, हमारा कोई नहीं था,
हम यहाँ तक पहुंचे हैं आप लोगों के प्यार के कारण, दर्शकों के प्यार के कारण, ऊपर वाले के आशीर्वाद के कारण अपनी हम लोग का भी कोई नहीं था सर, हम लोग भी आप ही की तरफ पहुंचे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पहुंचने के बाद अब ये सब छोड़ छाड़ के अब मैं चलूं खेत खेत भटकने के लिए, तो ये भी बात सही नहीं है। लेकिन ये भी मैं जानता हूं मनोरंजन कि नए लोगों को, युवा वर्ग को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग, मैं कभी सोच नहीं पाता हूं। अगर आप मुझे सामाजिक कार्य में मुझे इन्वॉल्व करेंगे और कहेंगे कि भाई सामाजिक कार्य के लिए आइए, मैं भागता हुआ आ जाऊंगा। लेकिन आप कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके आप पार्लियामेंट में जाइए, विधानसभा में जाइए, तो माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं इसके न लायक हूं, ना मेरे अंदर में उस तरीके के गोल्स है ना, मतलब बिल्कुल। और जो जिस तरह की राजनीति हम लोग देखते रहे हैं, मुझे लगता नहीं है मैं कर पाऊंगा मनोज, मेरे अंदर में क्षमता नहीं है। चलिए आप इस पर सोचिए, लेकिन मुझे लगता है आप जैसे लोग आएंगे तो शायद राजनीति भी बदलेगी। मनोज वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से एनडीटीवी से बातचीत करने। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज, थैंक यू वेरी मच।